हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले सेकेंड लेसन जो कि है वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, वर्क एंड एनर्जी हम आज स्टार्ट करने वाले हैं और बहुत कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वर्क एंड एनर्जी आपको पता ही होगा, सेकेंड लेसन है और मैं बात कर रहा हूँ 9th स्टैंडर्ड का और महाराष्ट्र बोर्ड का। ठीक है, MH बोर्ड। तो मैं एमएच बोर्ड का ठीक है बताने वाला हूँ। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्चुअली वर्क होता क्या है। जो हम वर्क बोलते हैं कि मैंने वर्क किया, उसने वर्क किया, तो एक्चुअली वर्क होता क्या है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं वर्क की। सो यहाँ पे मैंने लिख ली है डेफिनेशन। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन कहती है कि वर्क इज सेड टू बी एन, क्या करती है, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट कॉजेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब वर्क हम कब कहेंगे कि वर्क हुआ है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे, मतलब कि जैसे कि अगर मैं बनाऊं तो कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उस पर अगर हमने फोर्स लगाया, मतलब कुछ हमने धक्का दिया या फिर खींचा, मतलब पुल या फिर पुश किया। ठीक है, मतलब हमने एक्चुअली फोर्स लगाया उस ऑब्जेक्ट पर, तो वो क्या होती है, डिस्प्लेस होती है। मतलब मान लो कि आप एक टेबल पे एक ब्लॉक ले रहे हो या फिर कुछ चीज़ ले रहे हो, डस्टर बोल लो या फिर कंपास बोल लो। ठीक है, तो आपने ऐसे धक्का दिया उसको। ठीक है, तो वो क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे होगा वो पहले, तो बाद में क्या हो जाता है, यहाँ पे आ जाता है। तो ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। वो एक पोजीशन से, ए पोजीशन से वो डिस्प्लेस होके बी पोजीशन तक चला गया, मतलब वो उसकी क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट हो गई। और हमने क्या लगाया, फोर्स लगाया। मतलब अगर हमने फोर्स लगाया और वो ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, हम कहेंगे कि वर्क हुआ है, कुछ ना कुछ वर्क हुआ है। ठीक है, तो सिंपल सा मीनिंग यही है कि वर्क इज सेड टू बी डन। मतलब वर्क हम कब बोलेंगे कि डन हुआ है, जब when a force applied on an object causes displacement of the object। ठीक है, मतलब जो फोर्स लगा रहा है उससे डिस्प्लेस हो रही है ऑब्जेक्ट, तब हम बोलेंगे कि हाँ कुछ ना कुछ वर्क हुआ है। अब देखो, तुम घर में बोलते होंगे, मतलब तुम सुबह से लेकर शाम तक, ठीक है, आप हो, ठीक है, और सुबह से लेकर शाम तक आपने पढ़ाई की। मान लो सुबह से लेकर शाम तक आपने पढ़ाई की और किसी साइंटिस्ट ने आपको अगर पूछा कि आपने वर्क किया क्या, ठीक है, वर्क किया क्या, तो आपका आंसर यस रहेगा। ऑब्वियसली आपका आंसर क्या रहेगा, यस। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, यस कहोगे। बट एक्चुअली साइंटिफिकली आपका आंसर चाहिए नो, मतलब आपने कोई काम नहीं किया। तो आप बोलेंगे यार क्या, मैंने सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाई की और मैंने कुछ काम ही नहीं किया। तो ऑब्वियसली आपके मतलब जनरल बातें से हम बोलेंगे कि हाँ तुमने क्या किया, काम किया। बट साइंटिफिक में जो वर्क होता है उसका मीनिंग क्या होता है कि कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए। मतलब अगर कुछ एक ऑब्जेक्ट है, वो इस पोजीशन में, मतलब ए पोजीशन में, तो थोड़ा भी दूर जाना चाहिए वो, या फिर कुछ ना कुछ उसकी मूवमेंट होनी चाहिए। हम जब उस पर फोर्स लगाते तब हम बोलेंगे कि हाँ जो वर्क है वो हुआ है। ठीक है, जो वर्क है वो हुआ है। तो आप क्या कर रहे थे, आपने पढ़ाई किया, तो पढ़ाई करते हुए सिर्फ आप अच्छे से बैठे ही होंगे। ठीक है, ऐसे पढ़ाई करते करते, ठीक है, सिर्फ ऐसे बैठे ही होंगे। तो पढ़ाई मतलब आप क्या कर रहे हो, सिर्फ एक ही जगह पे हो। ठीक है, तो वो वर्क नहीं होगा। वही अगर आप कहीं तो भी बाजार चले गए, ठीक है, कहीं तो भी क्या कर ले, आप बाजार चले गए, बाजार चले गए, बाजार, ठीक है, आपको पता होगा, आप जाते ही होंगे बार बार दुकान में। ठीक है, तो आप बाजार चले गए या फिर कहीं पे दुकान में चले गए, तो आप अपने घर से, मतलब आप अपने घर से कहाँ चले गए, कहीं तो भी चले गए, तो आप क्या हो गए, बेसिकली आप डिस्प्लेस हो गए। आपका घर ये था, आप घर से बाजार चले गए, मतलब आप अपने घर से बाजार तक चले गए, मतलब क्या हो गए, आप डिस्प्लेस हो गए। क्या हो गए, डिस्प्लेस हो गए। तो अगर आप डिस्प्लेस हो गए मतलब आपने वर्क किया है। ठीक है, तो वही वर्क है जो हमारी ये डेफिनेशन थी। वो क्या बोल रही थी, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट कॉजेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली यही वर्क है। ठीक है, मतलब आप अगर कोई भी चीज़ है, उस पर अगर हमने फोर्स लगाया, ठीक है, फोर्स
फोर्स के बारे में तो आपको अच्छे से पता ही होगा अभी तक, क्योंकि आप 9th में आ गए हो। ठीक है, तो आपने कहीं तो भी फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाने के बाद हाँ ऐसे भी कुछ हो सकता है यार कि देखो आप यहाँ से एक मान लो कि आपके सिबलिंग्स है, ठीक है, आप दोनों भाई बहन हो, तो एक ने यहाँ से फोर्स लगाया और धक्का दिया और एक ने यहाँ से फोर्स में लगा के धक्का दिया, तो ये बता मुझे कि डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? 0। क्यों? क्योंकि ये चल ही नहीं रहा, मतलब दोनों को इक्वल इक्वल, मतलब इसने समबोस 10 न्यूटन लगाया, इसने भी 10 न्यूटन लगाया, तो क्या हो गया? 0 हो गया डिस्प्लेसमेंट। क्यों? क्योंकि ये दोनों धक्का देंगे, बॉक्स तो यहाँ पे ही रहेगा ना। जब ये ज़्यादा धक्का देगा, कोई भी एक मान लो ये अगर ज़्यादा धक्का दिया तभी ये बॉक्स कुछ मूव कर पाएगा, बट दोनों ने अगर इक्वल धक्का दिया तो वो क्या होगा? स्टेबल हो जाएगा, वहाँ पे ही रुक जाएगा। तो उसकी जो वर्क होगा, वर्क वो 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वर्क के लिए कुछ ना कुछ डिस्प्लेस होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली यही वर्क था। अब देखते फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला, वर्क का फॉर्मूला। तो बेसिकली अब वर्क का फॉर्मूला अगर हम देखें तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? अगर हम देखें, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे डॉट लिखा है तो आपको पता है कि डॉट का मीनिंग भी एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन ही होता है। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब अगर हमें वर्क निकालना है तो हमें क्या चाहिए? फोर्स चाहिए। मानो एक एग्जांपल लेते हैं कि फोर्स आपने लगाया 10 न्यूटन का और जो डिस्प्लेसमेंट हुई है आपकी वो हुई 5 मीटर्स की। तो हमारा क्या आ जाएगा? वर्क आ जाएगा 10 इंटू 5, दैट इज़ 50। हाँ, 50 आ जाएगा। अब इसकी अगर हम बात करें यूनिट की, तो देखो फोर्स का यूनिट क्या था? फोर्स का यूनिट क्या था? न्यूटन था। और एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट का यूनिट थी मीटर। तो यहाँ पे न्यूटन मीटर इसकी यूनिट रहती है। ठीक है, बट हम न्यूटन मीटर नहीं लिखते। अब देखते कैसे। तो ये बेसिकली पहले ही आपको ये याद रखना है कि ये आपका फोर्स का जनरल फार्मूला है। अब ये भी फार्मूला अभी चेंज होगा थोड़ी देर बाद, क्योंकि मैं आपको अभी एक चीज़ बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपने फार्मूला जान लिया, अभी बात करेंगे हम फोर्स का। तो देखो ये कब होता है? ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला ये कब वैलिड होता है? जब मान लो आपने क्या किया, मान लो ऐसी एक लाइन है, ठीक है, लाइन मान लो या फिर सरफेस मान लो, ठीक है, और यहाँ पे आपने क्या किया? ओए, ये क्या हो गया? यहाँ पे मान लो एक ब्लॉक है, ठीक है, एक ब्लॉक है। और ये मिट क्यों नहीं रहा? ठीक है, जाने दो। मान लो यहाँ पे एक ब्लॉक है, तो ये ब्लॉक क्या हो रहा है? ये ब्लॉक मान लो आपने ब्लॉक को इसी डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया, ठीक है। अरे मान लो आपने इसी डायरेक्शन में क्या लगाया? फोर्स लगाया। किस डायरेक्शन में? जहाँ पे ये मूवमेंट कर रहा है। मतलब मान लो कि आपने क्या किया? फोर्स लगाया यहाँ पे। ये हो क्या रहा है? आपने इस डायरेक्शन पे क्या लगाया? फोर्स लगाया। और बॉक्स भी क्या हो रहा है? इसी डायरेक्शन पे मूव कर रहा है। मतलब फोर्स भी राइट साइड में लगाया और जो डायरेक्शन है मूवमेंट की वो भी राइट साइड में ही लग रही है, ठीक है, राइट साइड में। तब ये जो फॉर्मूला है आपका W इक्वल्स टू एफ इंटू एस, ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वैलिड हो जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला क्या हो जाएगा? वैलिड हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वाला, ठीक है। कब? जब मूवमेंट और मोशन क्या हो? क्या रहा है? मूवमेंट और मोशन क्या हो? मोशन, मूवमेंट, मूवमेंट और मोशन, मूवमेंट और मोशन, सॉरी, और फोर्स एक ही डायरेक्शन हो। मतलब देखो हमने फोर्स कहाँ पे लगाया? राइट साइड में, और मूवमेंट भी कहाँ पे हो रही है? राइट साइड में। तब ये जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल वैलिड है।
बट अगर ऐसा केस हो जहाँ पे क्या हो, एक ऐसा केस हो जाए कि इरेज कर लेता हूँ मैं, ठीक है। अब क्या हो जाए, एक ऐसा केस हो जाए कि आप इसे ऐसे नहीं, ऐसे ढकलने के बजाय आप क्या कर रहे हो, इसे ऐसे पुल कर रहे हो, ठीक है, ऐसे पुल कर रहे हो। आपने देखा होगा छोटे बच्चे गाड़ी से कुछ खेलते हैं, ठीक है, उनकी गाड़ी होती है तो वो उसे ऐसे, या फिर नंदी बैल होता है, कुछ छोटे बच्चे नंदी बैल खेलते, तो वो क्या होता है, ऐसे उसे क्या करते, उसे क्या करते, पुल करते है ना, उसे पुल करते ऐसे। तो ये कहा ऐसे हॉरिजेंटली पुल करते हैं क्या, नहीं, ये क्या करते, ऊपर से पुल करते, ऐसे ऊपर से, ठीक है, ऊपर से पुल करते। तब ये जब पुल करते हैं तब इनका अगर वर्क निकालने जाए तो ये F/S वाला फॉर्मूला जो है वो नहीं लग पाता है, ठीक है, वो नहीं लग पाता। तो इसका रीज़न क्या है, क्यों, क्योंकि इसका रीज़न एक्चुअली वेक्टर्स में आपको समझेगा, जो आपको सिखाया जाता है 11th में, ठीक है। बट अभी आपको बेसिक आपको दिया है कि जब भी हम वर्क हमें निकालना हो, तब हम जो ये फोर्स लेते, ये जो फोर्स लेते, वो वाला फोर्स लेते जो मोशन के डायरेक्शन में है। अगर ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो हम फोर्स भी उसी डायरेक्शन वाला ही लेते हैं। बट अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो हम वापस से उसे इस डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालते हैं। देखो कंपोनेंट रहता है वेक्टर्स के, अगर एक ऐसा वेक्टर है तो उसके ऐसे दो कंपोनेंट्स आते हैं, ठीक है। अब ये आपका दिमाग के ऊपर जा रहा होगा, बट आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। तो आपको जो फोर्स रहता है, ये वाला जो फोर्स रहता है, वो फोर्स कौन सा रहता है, जो मोशन के डायरेक्शन में ही हो। मतलब मोशन अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो फोर्स भी आप इसी डायरेक्शन का लोगे। मोशन अगर इस डायरेक्शन में हो रहा है तो फोर्स भी आप इसी वाला डायरेक्शन का लोगे। मोशन अगर इस डायरेक्शन में हो रहा है तो फोर्स भी इसी डायरेक्शन वाला लोगे। मोशन अगर नीचे हो रहा है तो फोर्स भी नीचे, ठीक है। तो वैसे वही फोर्स लेना है जो फोर्स आपके मोशन के डायरेक्शन में है, ठीक है। तो सबसे पहले एक एग्जांपल के साथ और समझते हैं। मान लो एक बॉक्स निकालता हूँ मैं। मान लो ये एक बॉक्स है, ठीक है। मान लो ये एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, इस बॉक्स को इससे थोड़ा सा नीचे लाते, अरे नीचे आ जा, हाँ। तो मान लो इस बॉक्स को आपने ऐसे ऊपर से खींचा, ठीक है। आपने ऐसे ऊपर से खींचा, मतलब फोर्स कैसे लगा रहे हो आप, ऐसे ऊपर के डायरेक्शन में लगा रहे हो। तो अब इसका जो W है, मतलब कि जो वर्क है, वो कैसे निकालते। तो आपको क्या करना पड़ता है, जो ये फोर्स है, मोशन किस डायरेक्शन में होगा, देखो आपका ऐसी ज़मीन होगी तो मोशन ऑब्वियसली ऐसे ही जाएगा, ठीक है। ऐसे तो उड़ के नहीं चला जाएगा, ठीक है। ऐसे हॉरिजेंटल ऐसे तो नहीं जाएगा ना, आड़ा तो नहीं जाएगा आपका, इसी डायरेक्शन में जाएगा, राइट, इसी डायरेक्शन में जाएगा। तो हमें फोर्स भी क्या कौन सा चाहिए, इसी डायरेक्शन वाला चाहिए। तो वो कैसे निकालते हैं, एक्चुअली ये देखो, ये वाला जो एक हमें एरो दिख रहा है, ये कौन सा वाला फोर्स है, ओरिजिनल वाला फोर्स है, ठीक है, ओरिजिनल वाला फोर्स। तो हमें अगर ये वाला फोर्स चाहिए तो हमें थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है, ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करनी पड़ती है। तो मान लो हमारी एक कंडीशन है कि ऐसे ऊपर एक फोर्स लग रहा है, ठीक है, और ये जो हॉरिजेंटल से एंगल बना रहा है वो थीटा है, ठीक है। थीटा मतलब, अब थीटा से कंफ्यूज मत होना, थीटा हम जनरली एंगल को डिनोट करते, या फिर हम एक्स वाई जेड भी बोल सकते, बट ग्रीक लेटर में हम थीटा की भी यूज़ कर सकते, ठीक है, यहाँ से कंफ्यूज मत होना। तो मान लो एक थीटा, तो हमें अगर ये वाला कंपोनेंट चाहिए तो हम कैसे निकालते, देखो ट्रिग्नोमेट्री अगर आपने थोड़ी बात पढ़ी होंगी तो आपको पता होगा, या फिर जो 9th में लास्ट चैप्टर है शायद मैथ्स 2 में, वहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्री समझ जाएंगे। तो अगर आपको ये दिया है, ठीक है, ये एफ दिया है, तो आपको अगर ये वाला निकालना है, हम मान लेते हैं इसे F1, ठीक है, ये जो नीचे वाला कंपोनेंट है उसे मान लेते हैं F1। तो वो कैसे निकालते हैं, तो वो निकालने का एक तरीका है कि हमें कॉस थीटा से हम निकाल सकते, कॉस थीटा से।
अब कॉस थीटा से कैसे निकालते हैं? देखो कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, जो थीटा होता है आपको ये पता, मतलब आप जब सीखोगे तब आपको पता चल ही जाएगा। मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ कि कॉस थीटा इक्वल्स टू होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, हाइपोटेनियस के बारे में पता होगा, एडजेसेंट आप बाद में सीखोगे। ठीक है, मतलब इस ये जो थीटा होता है ना, ये थीटा जो दिख रहा है, तो उसके एडजेसेंट में ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन, तो उसे एडजेसेंट कहते हैं। तो यहाँ पे एडजेसेंट हमारा क्या है, F1। और हाइपोटेनियस तो आपको पता है ये 90 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो हाइपोटेनियस क्या है, F है, और ये कॉस थीटा। तो अगर हमें F1 चाहिए, ये चाहिए था ना हमें, तो F1 चाहिए तो हम क्या करेंगे, F1 रखेंगे एक साइड में और इसे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये F कॉस थीटा हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब जो F1 होगा वो F कॉस थीटा होगा। तो जो हमारा ये वाला जो फोर्स होगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला फोर्स वो क्या होगा, F, देखो ये वाला F कॉस थीटा है, तो ये जो फोर्स होगा वो क्या होगा हमारा F कॉस थीटा, राइट। तो हमारा जो मोशन के डायरेक्शन में फोर्स होता है वो हमेशा F कॉस थीटा है। तो इसके ये देखने के बाद जो हमारा मेन फॉर्मूला हमने जो निकाला या फिर साइंटिस्ट ने जो निकाला वो होता है F कॉस थीटा इंटू एस। ये हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला होता है, और ये आपको याद रखना है क्या, कि F कॉस थीटा आपको गिवन होगा कि F कुछ तो भी है, ठीक है, मान लो 10 न्यूटन, ठीक है, और फिर S आपको मान लो 5 मीटर है, ठीक है, और आपको थीटा भी गिवन होगा, थीटा 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, ये थीटा मतलब एक्चुअली एंगल होता है, 90 डिग्री है, 45 डिग्री है, ये सब आपको गिवन होगा। और आपको अगर वर्क निकालना तो आप आराम से निकाल सकते हो इस फॉर्मूला से। अब कॉस थीटा मतलब क्या होता है, कॉस थीटा एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो आप लास्ट में आप सीख लोगे, ठीक है न। अगर सीखना है तो आप लास्ट का अभी सीख लो जो ये है, बट यहाँ पे जो जो मैं बता दूंगा, अगर न्यूमेरिकल करना तो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। क्या है कॉस थीटा, और इस मतलब कॉस 30 डिग्री, जैसे कि थीटा के जगह पे हमें वो वैल्यू डालने पड़ते हैं, आप सीखोगे बाद में, उसकी टेंशन मत लो। तो हमारा जो अभी जो लेटेस्ट फॉर्मूला है वो F कॉस थीटा इंटू एस है, और इसे ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, क्या, F इक्वल्स टू F इंटू एस कॉस थीटा, मतलब कॉस थीटा को लास्ट में लिख। तो ऐसे कहीं पे भी आपको फॉर्मूला दिखा तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना, ये माइनस नहीं है, ठीक है, ये इंटू का साइन है, इंटू का साइन को ऐसे डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो यहाँ पे मैं थोड़ा अच्छे से डॉट निकाल लेता हूँ, ओके, ठीक है, F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। तो ये हमारा नया फॉर्मूला है। तो अगर वहाँ पे आपको बुक में एक चार्ट दिखेगा कि थीटा अगर 0 डिग्री है तो फॉर्मूला क्या होगा, थीटा अगर 90 डिग्री है तो फॉर्मूला क्या होगा, थीटा अगर 180 डिग्री है तो क्या होगा। तो हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो थीटा एक्चुअली क्या था, जो ये फोर्स था मेन वाला, उस और जो मोशन थी उसके बीच का ये जो एंगल है वो थीटा होता है, ठीक है। तो देखो अगर 0 डिग्री पे, ये डिग्री डिग्री है, ठीक है, 0 डिग्री अगर हुआ मतलब ये एंगल क्या है, 0 डिग्री, तो आपको पता है ये एक्चुअली ऐसे ही मिल जाएगा आपको, ये वाला एंगल है ही नहीं, मतलब जो फोर्स और मोशन है वो इक्वल है, मतलब ऐसे ही लग रहा है। तो यहाँ पे 0 डिग्री पे आपका जो फॉर्मूला आता है वो नॉर्मल नॉर्मल F इंटू एस ही होता है, ठीक है, F इंटू एस वर्क का फॉर्मूला, ओके। क्यों, क्योंकि कॉस जीरो भी एक्चुअली अगर हमने थीटा के जगह पे अगर ज़ीरो रखा तो कॉस ज़ीरो भी जो होता है वो 1 होता है, ठीक है। आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जब पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। इसलिए जो फॉर्मूला आता है वो F इंटू एस आता है। वही अगर 90 डिग्री की बात करें, मतलब एक ब्लॉक है उसके ऊपर से फोर्स लग रहा है, ऐसा वाला फोर्स, ठीक है, ऊपर से फोर्स लग रहा है, तो उसका जो ये होगा फॉर्मूला वो क्या होगा। तो फॉर्मूला के छोड़ो, यहाँ पर डायरेक्ट आपका ज़ीरो आ जाएगा। क्यों ज़ीरो आ जाएगा, क्योंकि देखो
फोर्स कैसे लग रहा है, 90 डिग्री पे लग रहा है, और कॉस 90 एक्चुअली जो कॉस 90 डिग्री होता है वो आपका ज़ीरो होता है। ओके, ये फॉर्मूला मतलब आइडेंटिटी है कि कॉस 90 ज़ीरो होता है। तो जब ज़ीरो इंटू कुछ भी डाल दो आप, ठीक है, कुछ भी डाल दो, आंसर हमेशा ज़ीरो ही आता है। इसलिए जो कॉस 90 का जो फॉर्मूला है वहाँ पे अगर 90 डिग्री पे फोर्स लग रहा है तो ऑटोमेटिकली वर्क ज़ीरो हो जाता है। देन कॉस 180 डिग्री का क्या होता है, देखो कॉस 180 डिग्री इक्वल्स टू -1 होता है। इसलिए जब अगर हम यहाँ पे इस पे -1 डालेंगे तो हमारा -f/s आ जाएगा, ठीक है, -f/s। तो ये हमारे 3 फॉर्मूले से आपको अगर चार्ट दिखेगा, कहाँ पे आपको चार्ट दिखेगा बुक पे, तो वहाँ पे ये सब कुछ आप लिख लेना आराम से। ओके, ये सब कुछ आप लिख लेना। तो आई होप आपको ये समझ गया होगा कि वर्क को कैसे निकालते हैं अगर वर्क किसी एंगल पर लग रहा है, फोर्स किसी एंगल पर लग रहा है। ब्लॉक है, फोर्स अगर ऐसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है, या फिर ऐसे ऐसे कहीं से भी लग रहा है, तो आप वर्क निकाल सकते हो अगर आपको ये थीटा पता हो, ठीक है। और थीटा के साथ साथ आपको कॉस थीटा की भी वैल्यू पता हो। मोस्ट ऑफ द टाइम जो थीटा है वो आपके 30 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री, यही पूछते हैं। तो आपका अगर आ गया तो आपको याद रखना है, और ये आज के लिए नहीं, ये आपको ज़िंदगी भर याद रखना है, ठीक है, कि ये कॉस थीटा आपको यूज़ करना पड़ता है। ओके ना, 11th में भी काम आएगा अगर आप साइंस स्ट्रीम लोगे तो, ठीक है, साइंस स्ट्रीम लोगे तो। नेक्स्ट अब बढ़ते हैं हम यूनिट की तरफ। तो याद होगा अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि वर्क इक्वल्स टू 4 इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, और फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स की यूनिट ऐसा यूनिट की बात करें तो न्यूटन होती है, और एस की मीटर होती है। तो अब अगर हम न्यूटन और मीटर रखें तो ये क्या आ जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर आ जाएगा, राइट। फोर्स की यूनिट न्यूटन इंटू मीटर। बट जो साइंटिस्ट है उन्होंने बोला कि न्यूटन इंटू मीटर नहीं लिखेंगे हम, न्यूटन इंटू मीटर को हम डायरेक्ट जूल लिख लेंगे। ये खुद साइंटिस्ट ने बोला कि जो न्यूटन मीटर है उसे हम जूल लिखेंगे। जूल की स्पेलिंग एक्चुअली हम देखें तो जूल की स्पेलिंग ये होती है, ठीक है। तो और उसे सिंबल क्या है उसका, जे है, ठीक है, जूल। तो वर्क की एक यूनिट है, एक ही यूनिट है जो कि एसआई में है, ठीक है, एसआई यूनिट वो क्या है, जूल है। और अगर हम बात करें सीजीएस यूनिट की, ठीक है, सीजीएस यूनिट की बात करें तो सीजीएस यूनिट आपको पता है सेंटीमीटर ग्राम पर ग्राम सेकेंड वाली यूनिट। तो वहाँ पे आपका जो वर्क है, फिर से हम वर्क का फॉर्मूला लिखते हैं, तो जो फोर्स है उसे अर्ग में लिखते हैं, ठीक है, फोर्स को अर्ग में लिखते हैं और एस को सेंटीमीटर में लिखते हैं। तो ये अर्ग सेंटीमीटर आ जाता है, बट अर्ग से ओह सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गई मेरे से। अर्ग तो अभी आएगा। फोर्स को एक्चुअली डायन लिखते हैं, ठीक है, डायन आपको पता होगा। अब कमेंट में मत भूलना कि गलत लिखा, मैंने सुधार दिया, ठीक है। डायन लिखते हैं फोर्स को। जो सीजीएस यूनिट होती है, सीजीएस यूनिट किसकी, सीजीएस यूनिट फोर्स की जो होती है वो होती है डायन, ठीक है। तो डायन सेंटीमीटर यहाँ पे आएगा, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट सेंटीमीटर होती है सीजीएस में, ठीक है, डायन सेंटीमीटर आएगा। तो इसे हम अर्ग कहते हैं, ठीक है। इसे साइंटिस्ट ने क्या बोला है कि ये क्या होगा, अर्ग होगा। तो वर्क इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा, सीजीएस यूनिट में अर्ग आ जाएगा। नेक्स्ट अब जूल एंड अर्ग के बीच का रिलेशन, मतलब इनके बीच का रिलेशन देखते कि क्या है इनके बीच का रिलेशन। तो बेसिकली इन दोनों के बीच का रिलेशन ये है कि जूल इक्वल्स टू क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर। अब न्यूटन को ही क्या लिख सकते हैं हम, 10⁵ डायन। अब ये मत पूछना कि ये कैसे आ गया, ये तो शायद 8वीं में हो गया, ठीक है। नहीं पता तो याद कर लो कि एक न्यूटन जो होता है वो 10⁵ डायन होता है, ठीक है।
और 1 मीटर तो आपको पता ही है, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, और 100 को ही 10⁻² लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10⁻² सेंटीमीटर। ठीक है, 10⁻² सेंटीमीटर। अब 10⁵ 10⁵ और 10⁵2 को हम लिख सकते हैं 10⁻7। और डायन इंटू सेंटीमीटर ऊपर ही हमने देखा, डायन इंटू सेंटीमीटर, डायन इंटू सेंटीमीटर को डायरेक्ट अर्ग लिख सकते, तो हम अर्ग लिखेंगे। तो यहाँ से क्या आ गया कि 1 जूल, यहाँ पे देखो यहाँ पे जूल ही था, ये जूल ही चल रहा है, तो 1 जूल कितना है 10⁻7 अर्ग। तो ये रिलेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कभी भी पूछ सकते हैं, तो ये आप याद रखना। ठीक है, यहाँ पे स्टार भी लगा देते, कहाँ गया स्टार, स्टार स्टार, कोई रॉकेट है यहाँ पे, तो चलो ये लगा देते। अरे कहाँ गया, हाँ चलो रॉकेट लगा लेते। ठीक है मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंट है, स्टार नहीं मिला अभी, मतलब होगा बट मैंने देखा नहीं, बट रॉकेट लगा देते हैं, मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कि 10⁻7 अर्ग होना चाहिए, इसे यहाँ पे लगाते 10⁻7 अर्ग। ठीक है, मस्त है ये, मतलब ये रॉकेट तो अच्छा है, ये आपको सिखाने में और मतलब मदद कर सकेगा जब हम आगे पढ़ेंगे। तो ये है यहाँ पे याद रखना। नेक्स्ट अभी हम यहाँ पे क्लोज करते हैं, आज का लेक्चर यहाँ पे रोकते, थोड़ा मतलब फर्स्ट लेक्चर हम थोड़ा ये रखेंगे, इजी रखेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर जो सेकंड लेक्चर आएगा वो 2-3 दिन में, मतलब शायद कल ही अपलोड कर दूंगा, मैं कल अपलोड कर दूंगा सेकंड लेक्चर रिकॉर्ड करके, तो उसे ज़रूर देखना। ठीक है, ज़रूर देखना। और सबसे मेन कि आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको कुछ डाउट है, या फिर कुछ मुझे इम्प्रूव करना है, या फिर कुछ और बताओ, या फिर कुछ भी ऐसे, कुछ भी अगर आपको राय देनी है तो वो डाउट कमेंट करना, और एब्यूसिव कमेंट मत करना, आप शांति से मुझे बता सकते हो, मैं ज़रूर आपका रिप्लाई भी करूँगा और वो इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश करूँगा अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू लिख लेता हूँ, आज के लिए इतना है, थैंक यू। और फैमिली हमारी बने रहे और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।